फ़खर क्या राय है आपकी, क्या मुस्तकिल अमन हो सकेगा इस डील के नतीजे में? अरीना, ये बड़ा एक मुश्किल मेरा ख्याल है प्रोसेस है। जिस तरह आपने बताया कि 3 जो फेजेस हैं, ये सारे फेजेस जो फर्स्ट फेज़ भी है कि इवन उसमें जो इजरायली जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या फिर ख़वातीन जो उनकी डिफेंस फोर्सेस की हैं उनको रिहा करना, उसके बदले में 1 के बदले में 30 को रिहा करना, ये तो एक हो सकता है कि ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। और दूसरे फेज़ में भी जो बाकी जो प्रिजनर्स हैं, वो जो असल मामला है वो है विड्रॉल ऑफ जो फोर्सेस हैं। अब उसमें ये इसराइल ने डिसाइड करना है कि ये कौन सा एरिया जो उसके लिए स्ट्रेटिजिकली या वैसे जो अगर उसको मिलिटरीली वो देखा जाए कि वो इम्पॉर्टेंट है, क्या वो उससे विड्रॉ करता है अपनी फोर्सेस को या नहीं करता। ये आगे जाके मेरा ख्याल है ये बड़े एक कम्प्लेक्स इस तरह के जो मामलात हैं वो करेगा। और फिर दूसरा फेज़ या तीसरा जो है वो भी एक अहम है कि रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कि क्या जो इसराइल है वो अलाउ करता है जो अरब कंट्रीज़ हैं या जो दूसरे ममालिक हैं कि वो एड की सूरत में या जो दीगर इस तरह की जो इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ये तो एक बात होगी। लेकिन उसका अगर दूसरा वो देखा जाए कि इसमें जो सबसे अहम वो 4 ममालिक हैं, मैं समझता हूँ कि जिसका किरदार होगा इन चारों में से जो ट्रंप है उसका तो सबसे ज़्यादा होगा कि क्या वो संजीदा है इस जो अमन मुआहदा है उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। क्योंकि ट्रंप का जो इलेक्शंस अगर देखें, उसकी मुहिम को देखें, तो वो उसने इलेक्शन टोटली डोमेस्टिक अपने जो इश्यूज़ हैं वो उसके ऊपर और मईशत के ऊपर उन्होंने वो लड़े हैं और सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने 2-3 अहम जो इश्यूज थे, एक यूक्रेन रूस वार वाला और ये जो गज़ा और जो इसराइल और हमास की जंग है, इसके हवाले से है कि वो अब क्या संजीदगी से इसके ऊपर अमल दरामद करता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है वो एंटी वॉर उनका जो है वो एक बयानिया लगता है कि वो दुनिया में कोई नई जंग नहीं देखना चाहते, बल्कि ज़्यादा फोकस अमेरिका की रीबिल्डिंग के ऊपर वो अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो खर्च करना चाहते हैं। तो एक जो ट्रंप का जो किरदार होगा वो बड़ा अहम होगा। लेकिन उसके साथ जो रीजन में अगर देखा जाए मिडल ईस्ट में, तो 3 ममालिक बड़े अहम होंगे, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। और इनमें से भी मैं समझता हूँ कि कतर का, क्योंकि उसने ही ये जो डील है वो उसमें मेन किरदार अदा किया है कि वो इस डील के ऊपर या इस अमन मुआहदे के ऊपर वो अमल दरामद करने के लिए उसको कंटिन्यूसली जो है वो परसू करता है और ये इंश्योर कराता है कि मुकम्मल तौर के ऊपर ये जो तीनों फेजेस हैं वो कंप्लीट भी हो जाए और गजा की जो बात की फ़खर, इसराइल इस डील से पहले हमने देखा कि पुश तो उसको किया जा रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से पूरे साल से ही, लेकिन हेजिटेंट था। फैसल, क्या समझते हैं आप, वो क्या फैक्टर था जिसने फाइनली इसराइल को पुश किया कि वो ये डील करे, जंग बंदी के ऊपर इत्तफाक हो, और कितनी देर तक ये जंग बंदी होल्ड कर सकती है? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, जंग चाहे जीतने वाला हो पार्टी या हारने वाली, जंग जितनी लंबी होगी उतना ऑन ग्राउंड एक बहुत बड़ा मसला होता है जो बाहर बैठे लोगों को फौरी समझ नहीं आ रहा होता कि सोल्जर्स के पास जब ऑब्जेक्टिव जंग का मकसद नहीं रहता तो वो लड़ने के काबिल नहीं रहते। इसराइल की फौज ने जब से इनके बड़े बड़े लीडर हमास के और हिजबुल्लाह के मार दिए, तो उसके बाद से उनके पास कोई जवाब नहीं था वहां पर लड़ने का, क्योंकि सामने एक्चुअली तो किसी से नहीं लड़ रहे, सामने उनके कोई भी नहीं है। कहीं कहीं से रॉकेट 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक फायर होता है और उस पूरे एरिया में बमिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनकी बटनों से की हुई बमिंग है जो एआई के जरिए बैठ के दरतलबे वगैरह में वो करते हैं। ऑन ग्राउंड वहां जो सोल्जर है उसके सामने तो आम लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उसके पास पर्पज नहीं है। इसीलिए वहां अब तक 100 के करीब लोग खुदकुशी कर चुके हैं फौजी, और जो उनके घरों में हैं, उनके जॉब्स तबाह हुई हैं। तो ये एक उनका इंटरनल प्रेशर है कि इसराइल मजबूर हो रहा है डील के लिए, हार नहीं रहा, डील के लिए मजबूर हो रहा है कि वो जंग को एक सीज फायर की शक्ल दे, एक आर्जी सीज फायर करे। दूसरा उसको प्रेशर ये है कि जो इकोनॉमी है इसराइल की वो बुरी तरह उसमें नेगेटिव में जा रही है, इन्वेस्टमेंट पता नहीं कल को क्या आएगी, ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा उसका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि उसका ख्याल था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो मुझे खुली छूट देगा कुछ भी करने की, ठीक है, यानी कि कुछ भी से उसके 2 पॉइंट्स मुराद थे। एक ये कि गजा बैंक को एनेक्स करने की,
दूसरा ये कि इसको वेस्ट बैंक को भी एनेक्स करने की, गजा में एक हिस्सा एनेक्स करने की, खसूसन नॉर्थ गजा, और वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की, वो उसने फौरी तौर पर इनको इजाज़त अब तक तो नहीं दी। तो वो अब उसके लिए ये नामुमकिन था कि जिस शख्स के इंतज़ार में उसने इतनी कैंपेन भी की, वेट भी किया, इतनी बदनामी भी मोल ली, तो अब उसको भी वो इनकार करे, और वो प्रेसिडेंट जिसने भी 4 साल रहना है। तो इसलिए वो इस वजह से मजबूर हुआ। लेकिन आपको एक बात जहन में रखनी पड़ेगी कि बहुत कमज़ोर और बहुत ताकतवर, इसके दरमियान कोई डील नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक तरह की डिक्टेशन होगी जिसके ऊपर कुछ देर गजा के लोगों को गुजारना पड़ेगी। और जहां तक मैं समझता हूँ इस जगह की पावर डायनामिक्स को, और इनकी जो शराइत मैंने पढ़ी हैं ओपन ड्राफ्ट्स में, जो भी इसराइल के भी और अरब अखबार में भी जो छपी हैं, उसके मुताबिक ये सिर्फ एक फेज है, सिर्फ एक फेज है ये सिर्फ। और डोनाल्ड ट्रंप ने परसों जो अपनी इनॉग्रेशन की उसकी तकरीब होगी, उसमें उसको एक जुमला चाहिए कि मैंने इसराइलियों को रहा करवाना शुरू कर दिया है, दैट्स इट। जैसे तो आप देखिएगा कि ये फिर बैक टू स्क्वायर वन होगा, ये फिर वहीं खड़े होंगे। और इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स या एक मुस्तकिल सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे। ओके।